सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यापथ एजुकेशन। दिस इज कृष्णा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आपको थंबनेल देख करके पता चल गया होगा कि हम किस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है। इसको समझना बहुत ही इजी है क्योंकि ये हिस्ट्री से थोड़ा सा रिलेट करता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और समझना, ठीक है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मनी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है मनी क्या होती है, इसका पूरा चैप्टर है 12th क्लास में। तो मनी क्या होती है, मनी से रिलेटेड सारी की सारी ये पूरी सीरीज में लेकर आया हूँ। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे जो कि वॉल्यूम 1 है ये, और इसका दूसरा पार्ट जल्दी से जल्दी मैं लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं मनी क्या चीज़ होती है। सो लेट स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले जो आपको समझना है वो ये समझना है कि हम डायरेक्टली क्या है ना, मनी पर डायरेक्टली अगर जंप करेंगे ना कि मनी क्या है मनी क्या है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि मनी से पहले भी एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है जिसको हम बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हो। यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर रखा है बार्टर सिस्टम, जिसको आप हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानते हो। नाम से ही साफ साफ जाहिर हो रहा है, अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो नाम से ही पता कर सकते हो वस्तु विनिमय की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। So barter system refers to the system of exchange where the goods and services are exchanged directly for the other goods and services। यानी barter system में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि जहां पर आप goods and services को दूसरी goods and services से डायरेक्टली एक्सचेंज करते हो। इस फिगर के जरिए मैंने आपको ये चीज़ समझा रखी है। यहाँ पर आप फोटो में देख रहे हो, इस आदमी के पास एक फिश है और इसके पास चिकन है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है और वांट क्या है, दोनों चीज़ें समझेंगे। इस आदमी के पास प्रॉब्लम यह है कि इसको चिकन खाने का मन है और इसको फिश खाने का मन है, लड़की को, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में ये दोनों मिलते हैं, ये इसको फिश दे देगा और ये इसको चिकन दे देगी। इज इट क्लियर? तो ये होता है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में बेसिकली आप गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हो डायरेक्टली। किससे? गुड्स एंड सर्विसेज से। आप गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज से डायरेक्टली करते हो। यानी कि अगर मेरे पास कोई चीज़ ज़रूरी जो मुझे चाहिए और वो आपके पास है और जो आपको चाहिए वो मेरे पास है, तो हम एक दूसरे से मिलते हैं और इस मिलने के बाद हम दूसरे से एक दूसरे की गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर समझा रहा हूँ आपको, इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बार्टर सिस्टम आपको समझ में आ गया कि बार्टर सिस्टम में बेसिकली सर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। इज दैट क्लियर? आगे अगर हम बढ़ें तो ऐसी इकोनॉमी जो बार्टर सिस्टम पे बेस होती है, यानी कि एन इकोनॉमी बेस्ड अपॉन द बार्टर एक्सचेंज इज नोन एज बार्टर इकोनॉमी। अगर कोई भी इकोनॉमी, वर्ल्ड की कोई भी इकोनॉमी अगर बार्टर सिस्टम पे है तो उसे हम बार्टर इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है बार्टर इकोनॉमी। तो क्वेश्चन अगर 1 लाइन का 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर इकोनॉमी? द इकोनॉमी बेस्ड अपॉन द बार्टर एक्सचेंज इज नोन एज बार्टर इकोनॉमी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझना है शॉर्टकमिंग्स ऑफ बार्टर सिस्टम। अभी मैंने आपको बहुत ही बेसिक टर्म्स में समझाया कि बार्टर सिस्टम तो एग्जिस्ट करता था जो मनी सिस्टम से पहले था, तो बार्टर सिस्टम आज भी है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि सर मनी सिस्टम के आने से बार्टर सिस्टम क्या खत्म हो गया है, तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। बार्टर सिस्टम आज भी एग्जिस्ट करता है। अगर आप गाँव में रहते हो, तो आपको पता होगा। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ऐसा किया है, बट मैंने ऐसा किया है। हमारे गाँव में क्या होता था, आइसक्रीम वाला आता था तो हम अपने गाँव घर से अनाज देते थे, जैसे गेहूँ दे दिए या आटा दे दिए, तो हम उसको आटा या गेहूँ देते थे। उसके बदले वो एक मेजरमेंट रखता था कि इतने किलो गेहूँ दोगे तो ये वाली आइसक्रीम मिलेगी और ये वाली। यहाँ पर हो क्या रहा है, वो मुझे आइसक्रीम दे रहा है और मैं उसको क्या दे रहा हूँ, ग्रेन्स दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? ग्रेन्स दे रहा हूँ, यानी अनाज दे रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया बार्टर कैसे हो रहा है। तो आज भी बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। अगर आप रूरल एरियाज की तरफ बढ़ोगे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि सर ये बार्टर सिस्टम तो चल रहा था अच्छा खासा, तो मनी के आने की जरूरत क्या थी? तो यानी कि एक बात ध्यान से समझ लो, यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि बार्टर सिस्टम की शॉर्टकमिंग्स बताइए या बार्टर सिस्टम के डिमेरिट बताइए या बार्टर सिस्टम का डिसएडवांटेज बताइए, तो आपको यही पॉइंट्स मेंशन करने हैं। और अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि वो कौन सी ऐसी कंडीशन थी जो मनी को इवॉल्व होने के लिए पुश कर रही थी, फैक्टर अफेक्टिंग टू क्रिएट मनी, वो कौन से ऐसे फैक्टर थे जिन्होंने मनी को क्रिएट करने के लिए पुश किया, तो भी यही सारे रीजंस होंगे। सिंपल सी बात है, बार्टर सिस्टम की जो कमियां हैं
वही तो आगे चल के मनी सिस्टम को इवॉल्व करेंगी। मनी सिस्टम तभी तो आएगा भाई जो बार्टर सिस्टम के अंदर कमी दिखेगी। तो बार्टर सिस्टम की जो कमियां थी, बार्टर सिस्टम की जो शॉर्ट कमिंग्स थे, वही मनी को इवॉल्व करने में मदद करते हैं। एक एक करके समझेंगे क्या क्या है, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट। अब यहाँ पर सिंपल सी चीज है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट क्या है, एक एक करके समझा दूंगा सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक आपका क्या है, लैक ऑफ कॉमन यूनिट टू मेजर। एक ऐसे यूनिट ऑफ मेजर की जरूरत थी जो कॉमनली यूज किया जा सके, ठीक है। तो ऐसे चीजों का लैक था। तीसरा है आपका लैक ऑफ रिलायबल मेथड फॉर स्टोरिंग वेल्थ। अगर आपको वेल्थ इकट्ठा करनी है या आपको उसको होल्ड करके रखना है कुछ दिन के लिए, तो वो करना थोड़ा मुश्किल था। एक एक करके समझेंगे कि कैसे था। सबसे पहले समझेंगे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। अब देखो भाई, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड में इसकी कहानी समझ लो। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड में जो फिगर मैंने आपको समझाया था, एक बात ध्यान से समझिएगा। उस फिगर में आपको वापस लेके चलता हूं। इस फिगर में आप यहां देख रहे थे एक लड़का है, एक लड़की है। अब यहां पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड फुलफिल हो रहा है कि भाई इसके पास फिश है और इसके पास क्या है, चिकन है। अब चिकन इसको चाहिए, फिश इसको चाहिए, तो ये तो भाई एक दूसरे से मिलकर के इजिली कर लिए। बट डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड तब फुलफिल नहीं होगा जब इस इंसान को चिकन तो चाहिए, यानी कि लड़की के पास जो है वो चिकन तो ले लेना चाहता है, लेकिन इसके पास फिश है। सपोज करो इसको आप वीट चाहिए, इसको क्या चाहिए, वीट चाहिए। तो भाई अब क्या प्रॉब्लम यहाँ ये क्रिएट हो रही है कि भाई इनके पास तो फिश है और इनके पास चिकन है। लड़के को चिकन चाहिए लेकिन लड़की को फिश नहीं चाहिए। अब ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड क्या पैदा करती थी, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती थी। कैसे करती थी, सपोज कर लेते हैं ये है हमारे एक्स भाई साहब, ठीक है। ये कौन है, एक्स भाई साहब, और ये हमारे हैं वाई भाई साहब, ठीक है। ऐसे समझ लो। अब एक्स भाई साहब, इनके पास वीट है, इनके पास राइस है, इनके पास है, ठीक है। तो इसको मैं हैव लिख ले रहा हूं, ठीक है। इनको वांट किसकी है, इनको वांट है राइस की, लेकिन इनको वांट है गोट की। अब देखते हैं, यहां थोड़ा मैटर फंस रहा है ना, यहां थोड़ा मैटर अलग है। सेम डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर की दूरी पे दोनों रहते हैं, दोनों आपस। अब एक्स क्या करता है, निकलता है रास्ते से, अपनी कार्ट लेकर के इसके गांव तक जाता है, ठीक है। इसके गांव तक अपनी कार्ट लेकर के जाता है। इसमें क्या रखता है, ये वीट को रखता है अपने, और ऐसे लेकर के चल देता है। यहाँ से चलते 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 वाई के पास पहुंचता है। वाई से बात करता है कि भाई मेरे पास वीट है और मुझे राइस चाहिए, आपके पास राइस है, ले लो। वाई कहता है नहीं भाई, मुझे राइस नहीं चाहिए, वीट नहीं चाहिए, मुझे गोट चाहिए, मेरे पास वीट है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है भाई, यहाँ क्रिएट ये प्रॉब्लम हो रही है कि इसकी जरूरत, एक्स की जरूरत वाई से पूरी तो हो रही है, लेकिन वाई की जरूरत एक्स से नहीं पूरी हो रही है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं हो रहा है भाई यहाँ पे। जो इनको चाहिए वो उनके पास है, लेकिन जो वाई को चाहिए वो एक्स के पास नहीं है। ये क्रिएट हो गया। अब समझ में आ रहा है ना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ठीक है। अब यहां पर आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट तो समझ में आ गई, लेकिन क्या आपने सोचा कि जब एक्स अपनी बैलगाड़ी में या कार्ट में जब सामान लेकर के जा रहा था, रास्ते में सपोज करो बारिश हो गई, रास्ते में सपोज करो बारिश हो गई, ऐसे बादल बना देता हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। रास्ते में सपोज करिए ये जा रहा था और बारिश हो गई, और जब बारिश हुई तो इसके सारे गेहूं जो थे वो भीग गए। अब आप सोचो, जब गेहूं भीग जाएंगे तो गेहूं क्या ऐसी चीज है जो भीग जाने के बाद भी सही रहेंगे, नहीं सही रहेंगे ना। कितनी प्रॉब्लम होती थी, बारिश हो गई या किसी कारण से कार्ट पलट गई, गाड़ी पलट गई, ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। ये पहली प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम जो हमने पढ़ी थी, विच इज लैक ऑफ कॉमन यूनिट टू मेजर, ठीक है। लैक ऑफ कॉमन यूनिट टू मेजर को समझाता हूँ, ध्यान से समझना। अब लैक ऑफ कॉमन यूनिट टू मेजर को कैसे समझोगे, सपोज करो एक्स और वाई, सेम एग्जांपल लेते हैं। एक्स को चाहिए मिल्क, इसके पास है क्या, वीट, इसके पास वीट है और मिल्क इसको चाहिए, ठीक है। वाई के पास गोट है जो मिल्क दे सकती है, या काऊ है, सपोज कर लेते हैं काऊ है, गोट नहीं है यहाँ पर, काऊ है, ठीक है। और इसको चाहिए वीट, यहां पर दोनों की मैच भी हो रही है। भाई इनको मिल्क चाहिए तो ये गोट ले लेंगे इनसे, और इनको वीट चाहिए या काऊ ले लेंगे इनसे, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये सारी चीजें। अब देखो ध्यान से, ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये पता चलता है कि जब बात आती है एक्सचेंज की, तो वाई कहता है कि भाई देख, मेरे पास तो एक पूरी की पूरी काऊ है,
कितना गेहूं तू देगा कि मैं अपनी पूरी काऊ दूं? तो वो कहेगा भाई मेरे पास सपोज करो 10 केजी गेहूं था इसके पास। वो कहेगा यार मेरी मेरी गाय तो 50 केजी है, मान लेते हैं 50 केजी की उसकी गाय है टोटल। वो कहेगा 10 केजी गाय, तो एक काम करते हैं गाय को काट देते हैं आधा। अब अगर आपने गाय को काटा तो आपको ध्यान से समझना है, अगर गाय काट दिया तो भाई वो मर जाएगी, और अगर वो मर गई तो फिर उसका बचा हुआ जो पोर्शन होगा वो बेकार हो जाएगा, सड़ जाएगा, और इसको 10 केजी गेहूं तो मिल जाएगा, लेकिन इसको किसी काम के लिए काऊ नहीं रहेगी, क्योंकि वाई जो है वो चाहता है कि काऊ जाए तो पूरी जाए ताकि इसकी मिल्क की डिमांड कंप्लीट हो जाए, और एक्स चाहता है कि मेरा गेहूं जाए तो पूरा जाए लेकिन काऊ पूरी आनी चाहिए। अब वो कह रहा है भाई ऐसे कैसे हो सकता है? तो एक कॉमन यूनिट मेजर करने की, एक कॉमन यूनिट जो मेजरमेंट की एक कॉमन यूनिट है वो मिस हो रही है यहाँ पे। अगर कोई एक ऐसी यूनिट होती जो ये बता देती कि हाँ भाई इतने काऊ के बदले 10 केजी गेहूं होगा। अब ये केजी गेहूं यहाँ मैंने तो वेट कॉमन कर दिया, सपोज करो वेट नहीं कॉमन होता तो क्या करते? आपको कोई कहे कि 1 किलो चावल ले लो, एक बकरी दे दो, आपको बहुत घाटे का सौदा लगेगा। ऐसा लगेगा यार ये क्या बात हो गई यार, एक बकरी चली गई मेरी पूरी, और वो 1 किलो चावल एक टाइम 2 टाइम बना के खा जाऊंगा मैं, खत्म हो जाएगा, बकरी तो हमेशा जिंदा रहेगी। ये घाटे का सौदा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एग्जैक्टली, बिल्कुल यही चीज है, लैक ऑफ कॉमन यूनिट टू मेजर। क्लियर हो गया? अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, विच इज लैक ऑफ रिलायबल मेथड टू स्टोरिंग वेल्थ। अब लैक ऑफ रिलायबल मेथड टू स्टोरिंग वेल्थ का मतलब समझ लो। आज के टाइम पर अगर आपसे कोई कह दे कि आप अपनी वेल्थ को स्टोर करके रखो, तो आप स्टोर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, आप पैसे बचा करके, बैंक अकाउंट खुलवा करके, पैसे बचा करके, सोना चांदी ये खरीद करके अपने वेल्थ को सेटलमेंट कर सकते हो। लेकिन सपोज करो जब पैसा नहीं था तो लोग वेल्थ को कैसे जो है स्टोर करते हैं? स्टोर तो आप कर नहीं सकते। क्यों? सपोज कर लेते हैं आपके पास कैटल है, ठीक है, आपके पास पशुधन है, यानी कि आपके पास गोट है, भेड़ है, बकरी है, गाय है, ज्यादा से ज्यादा 20 साल इनकी एज होगी, ठीक है, उसके बाद ये खत्म हो जाएंगी। अगर हम बात करें ग्रेन्स की, तो भाई जाहिर सी बात है 1 साल से 2 साल आप चला लोगे, 2 ईयर चला लोगे गेहूं चावल, उसके बाद तो वो खराब ही हो जाएंगे, कहीं बारिश से भीग गए या किसी कारण से सीलन आ गई या कुछ हो गया तो खराब हो जाएंगे। आप वेल्थ को स्टोर नहीं कर पा रहे हो। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि आप जब बार्टर सिस्टम में हो तो आपको वेल्थ को स्टोर करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बार्टर सिस्टम में यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं ये कहूँ कि रिच अगर कोई बन सकता है तो रिच तो वो बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी वेल्थ ज्यादा दिनों की है नहीं, स्टोरेज मैक्सिमम 2 ईयर्स, इसके बाद वो चीजें खराब हो जाएंगी। और कैटल है तो मैक्सिमम 20 या 10 to 15, कब मर जाए, कोई बीमारी हो जाए उसके कैटल्स को तो मर जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये प्रॉब्लम थी, और यही सारी प्रॉब्लम्स को एक हल ढूंढने के लिए जो हमारी हिस्ट्री है उसमें जो हमारी ह्यूमन हिस्ट्री है, तो ह्यूमंस नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब इंसान को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, नीड होती है ना, तो वो खोजने पे लग जाता है, और धीरे 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 मनी का इवोल्यूशन होता है। आगे बढ़ते हैं। अब इवोल्यूशन ऑफ मनी की अगर हम बात करें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वैदिक पीरियड में अगर हम बात करें, वैदिक पीरियड जिसको आप वैदिक पीरियड कहते हो या हिंदी में वैदिक काल कहते हो, तो वैदिक पीरियड में आपको पता होगा तो कैटल्स जो हुआ करती थी, बेसिकली गाय जो होती थी, ये मुद्रा के समान थी। मुद्रा के समान क्या मतलब? कि उतनी ही ज़्यादा वैल्यूएशन थी इसकी उस टाइम पर जितनी कि आज के टाइम पर हमारे मनी की है। उस टाइम के लोग शादियों में या किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट में या किसी बड़े मुआवजे के तौर पर गायें दिया करते थे। लोग अपनी बेटियों की शादी में गाय दहेज के तौर पर दिया करते थे। इज दैट क्लियर? अब आप कहोगे कि सर उस टाइम पे दहेज थोड़ी ना चलता था। हाँ, दहेज नहीं चलता था, इसका कोई प्रूफ एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप कोई चीज़ लड़की की शादी में अपने मन से भी दे रहे हो तो वो दहेज ही है, ठीक है। तो कैटल्स को दहेज के तौर पे यूज किया जाता था, तो ये मनी के टर्म्स में यूज होती थी। टाइम धीरे 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 बदला। आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा या मोहनजोदड़ो का नाम सुना होगा। तो मोहनजोदारो के जब नाम सुना होगा तो उसमें सुना होगा कि प्रीशियस पेबल्स की खोज हो गई थी। अब पेबल्स क्या है? पेबल्स का मतलब होता है बेटा ये कौड़ियाँ, कहते हैं ना कौड़ियों के दाम बिक जाओगे, है ना। वो एक तकिया कलाम लोग कहते हैं कि अरे ये तो कौड़ी के दाम बिक जाएगा। ये कौड़ियाँ उस टाइम पर क्या होती थी? बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होती थी। ये स्टोन्स होते थे जिनको तराशा जाता था, और ये इतने प्रीशियस होते थे कि लोगों को देख करके लगता था कि अरे यार ये तो बहुत ही अजूबा है, इसको ले लो, इसके बदले जो तुम चाहो हम दे देंगे, ठीक है। तो एक तरह से ये मुद्रा का काम करने लगे उस टाइम पर। अब जब ये मनी का काम करने लगे तो एक टाइम मेरा ये वैदिक पीरियड में चलने लगे, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में चलने लगे, ठीक है। इसके बाद ये मॉडर्न एरा आया।
तो यहाँ पर कॉइन्स आ गए। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आपने एक वर्ड सुना होगा जीतल, ठीक है, टका, ये सब वर्ड थे, ठीक है। तो बेसिकली ये नाम थे सिक्कों के, जीतल, टका, टंका, ठीक है। ये ऐसे टका सबसे ही आगे चल के टंकड़ बना है। टंकड़ का मतलब होता है मिंट, बनाने की फैक्ट्री जो होती है उसे मिंट बोलते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब यहां पर प्रोफेसर वॉल्कर की एक डेफिनेशन है, सेड दैट मनी इज व्हाट मनी डज। मतलब तुम समझ रहे हो, ये पूरी की पूरी हिस्ट्री इन्होंने एक बस चंद, कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5, अगर मैं इसको ना कंसीडर करूं तो इसको, तो 4 वर्ड्स में इन्होंने पूरी की पूरी हिस्ट्री क्रिएट कर दी मनी की। आप समझ सकते हो? आपको लग रहा होगा ना कि सर ये तो बड़ी छोटी सी डेफिनेशन आपने बता दी। बेटा इस डेफिनेशन में इतनी गहराई है कि आप पूरी की पूरी मनी की हिस्ट्री को इससे कर सकते हो। ये कहना क्या चाह रही है, ध्यान से समझो। मनी इज व्हाट मनी डज। मुद्रा वो है या पैसा वो है जो पैसे का काम करे। तो हमें यहां पर समझना क्या है, पैसा क्या है। पैसा पहली बात कौन हो सकता है ये पता करना होगा, और पैसा करता क्या है। ये दोनों चीजें अगर पता चल जाएं तो हमें अगर ये पता चल जाए कि पैसा करता क्या है, और अगर वो चीज कोई कर रही है तो वो पैसा बन जाएगी। पता है आपको, कोई भी चीज, आपके हाथ में एक पेन है और वो पेन अगर पैसे का काम कर ले रही है, पैसे की उसके अंदर क्वालिटीज हैं, उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज हैं, तो वो क्या बन गई, आपकी करेंसी या मनी बन गई। ध्यान से समझना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन यहां पर देख लो, ध्यान से दे रखी है। एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड इन अ पेमेंट ऑफ गुड्स और इन अ डिस्चार्ज ऑफ अदर काइंड ऑफ बिजनेस ऑब्लिगेशन इज नोन एज मनी। कोई भी ऐसी चीज जो किसी माल के भुगतान यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज में, एक्सचेंज में एक्सेप्ट की जाती हो, या फिर आप अपने बिजनेस ऑब्लिगेशन या व्यावसायिक दायित्वों का उससे निर्वाहन करते हो। जैसे आपके ऊपर कोई मानते हैं लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी अगर आप चुका रहे हो वो चीज दे करके, तो आप उसे मनी कंसिडर कर सकते हो। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, इसको और इजी बनाते हैं। क्राउथर ने यहाँ पे एक डेफिनेशन ऐसी दे दी जो वाइडली एक्सेप्ट की जाती है आज भी। इसकी डेफिनेशन मुझे याद है कि मैंने अपने 12th के एग्जाम में यही डेफिनेशन लिखी थी मनी की, ठीक है। मनी एज एनीथिंग, कुछ भी मनी हो सकती है, दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल। मैंने यहाँ पर येलो कर दिया है इसका कलर ताकि आपको याद रहे, विच इज जनरली एक्सेप्टेबल। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली एक्सेप्टेबल। बिना आपसे लड़ाई झगड़ा, बिना आपसे बहस किए उसको लोग तुरंत स्वीकार कर लें, उसको एक्सेप्ट कर लें एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर ऑफ स्टोर वैल्यू। जो जनरली एक्सेप्ट की जाती हो एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, और सेम टाइम पर वो मेजर करती हो, क्या, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कॉमन मेजरमेंट जो है गिव करती हो, और स्टोर ऑफ वैल्यू करती हो ताकि हम अपनी वेल्थ को स्टोर कर सके, तो वो क्या बन जाएगी, मनी बन जाएगी। इज दैट क्लियर? कोई भी चीज एग्जांपल के तौर पे, अगर मेरे पास एक पेन है और मैं किसी शॉप पे जाता हूं और मैं कहता हूं कि सर मेरे पास 10 पेन है, 10 पेन के बदले एक कॉपी दे दो, और सामने वाला कहता है हाँ भाई 10 पेन दे दो, मैं एक कॉपी दे दूंगा, और ये पेन मैं हर एक शॉप पे जा करके हर एक सामान परचेज कर रहा हूं। अगर इसको बिना किसी रोक टोक लोग एक्सेप्ट कर ले रहे हैं और ले रहे हैं, तो आपको पता है ये जो आपके पास नोट है, क्वाइंस हैं, ये किसी वैल्यू लायक नहीं रह जाएंगे, फिर पेन क्या हो जाएगी, मनी बन जाएगी। क्लियर है? अब काइंड्स ऑफ मनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय काइंड्स ऑफ मनी? देखो, मनी के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, मेनली 2 टाइप्स हैं। आपकी बुक में 3 टाइप्स दे रखे हैं, या यूं कहें कि जो सीबीएसई बोर्ड्स हैं, पढ़ना आपको बेसिकली तीनों पढ़ लेना चाहिए। वैसे मेनली यही 2 होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो तीसरा टाइप है, ये आईएससी बोर्ड में देखना जाता है, ठीक है। तो आईएससी बोर्ड में तीसरा टाइप भी दे रखा है, मैं तीनों यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मेटेलिक मनी, पेपर मनी और डिपॉजिट मनी। मेटेलिक मनी वो मनी होती है जो मेटल से बनती है, जैसे सिक्के हो गए, जितने भी सिक्के आते हैं, चाहे किसी भी धातु के सिक्के हो, किसी भी मेटल्स के बने हो, चाहे वो सोने के हो, चांदी के हो, चाहे वो आपके जस्ता का हो, है ना, जिंक, कॉपर, कुछ भी हो, वो मेटेलिक मनी में आएगा। इज दैट क्लियर? अगला पेपर मनी, आपको भी पता है, हमको भी पता है, हम भी आज के टाइम पे भी ये यूज करते हैं, और इसको भी आज के टाइम पे यूज करते हैं। तो ये दोनों बेसिकली हम आज के टाइम पर यूज करते हैं। इसको भी हम आज के टाइम पे यूज करते हैं, विच इज नेम एज डिपॉजिट मनी। एक एक करके समझाता हूं। मेटेलिक मनी इज ऑल्सो नोन एज टोकन मनी। अब ये टोकन मनी क्या है सर, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने इसको येलो से कर रखा है। अभी समझाता हूं, ध्यान से समझना। आगे बढ़ते हैं। विच इज मनी द फेस वैल्यू ऑफ विच इज मोर देन इट्स मेटेलिक वैल्यू। बस यही टोकन मनी की डेफिनेशन है, समझ लो, ये जो लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्या है, आज के टाइम पे आपके पास ये 5 रुपए का सिक्का है। आपको लगता है ये 5 रुपए का सिक्का अगर आप इसको एक सर्टेन टेम्परेचर पे पिघला करके
इसकी जो इसका मेटल है, आप उसको मार्केट में बेचने जाओ और कह दो कि भाई ये 5 रुपए का सिक्का मैंने पिघला करके 5 रुपए के बराबर में बेचना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे 5 रुपए देने के लिए तैयार हो? वो कहेगा पागल हूँ क्या मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा, ये 5 रुपए का इतना सा वो तो होगा और सिक्का इतना बड़ा दिखेगा। वो कहेगा नहीं भाई 5 रुपए में बहुत सारा सामान खरीद सकता हूँ, ये इतना बड़ा धातु का करूंगा क्या मैं? दैट इज वाई दीज मेटेलिक मनी आर कॉल्ड टोकन मनी। टोकन तो आजकल हर शॉप पे मिलता है। आप समोसे की शॉप पे जाते हो, आप 10 रुपए देते हो, वो 10 रुपए का टोकन देगा। अब वो अगर टोकन तुम लेकर के कहीं चले जाओ तो उसी पर्टिकुलर प्लेस पे, उसी पर्टिकुलर शॉप पे उस 10 रुपए के टोकन की वैल्यू है। अगर वही टोकन का वैल्यू किसी दूसरी शॉप में ले जाओ जहाँ टोकन चलता ही नहीं, वो उठा के फेंक देगा। आजकल के टाइम पे जो सिक्के बनाए जाते हैं, तुमको पता होना चाहिए कि इस सिक्कों को जिस मेटल से बनाया जाता है, अगर उस मेटल को मैं मेल्ट करके मार्केट में बेचने जाऊं तो वो उतने के नहीं बिकेंगे जितने का वो सिक्का था। यानी कि उनके फेस पे जो वैल्यू लिखी होती है वो वैल्यू ज्यादा होती है उनके मेटेलिक वैल्यू से। इज दैट क्लियर? आई होप कि टॉपिक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं पेपर मनी पे। पेपर मनी बेसिकली बेटा दो तरह की होती है, ध्यान से समझना। एक होती है कन्वर्टेबल मनी और दूसरी होती है इनकन्वर्टेबल मनी। कन्वर्टेबल मनी और इनकन्वर्टेबल मनी क्या है सर, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बता दीजिए। बहुत आसान से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। देखो बेटा, आज के टाइम पर जो तुम करेंसी सिस्टम यूज कर रहे हो ना, वो ये वाला है इनकन्वर्टेबल। तो आपने स्टैंडर्ड पढ़े होंगे, आपने गोल्ड स्टैंडर्ड पढ़ा है, फिर आपने सिल्वर स्टैंडर्ड पढ़ा होगा, ठीक है, फिर आपने सिल्वर स्टैंडर्ड पढ़ा है। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड और सिल्वर स्टैंडर्ड क्या है सर? ये एक ऐसा टाइम मेरा होता था, ये पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर गोल्ड स्टैंडर्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बंद कर दिया गया था। गोल्ड स्टैंडर्ड के टाइम पर होता ये था कि जो पेपर करेंसी होती थी आपकी, अगर आपको किसी भी टाइम ऐसा लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप सेंट्रल बैंक के पास जा करके अपनी करेंसी को दे करके गोल्ड में उसको कन्वर्ट करा सकते थे। आप अपने पेपर को लेके जाओगे, आपके पास इतनी करेंसी, आपको ये गोल्ड मिल जाएगा। और ये सेंट्रल बैंक इसकी गारंटी देता था कि जब भी आप ये पेपर करेंसी हमारे पास लाओगे, आपको एक्सचेंज करना है, इसीलिए इसको कन्वर्टेबल कहा गया है। कन्वर्ट हो सकती थी उस टाइम की करेंसी, गोल्ड में कन्वर्ट हो सकती थी। क्लियर है? अब इनकन्वर्टेबल क्या है? आज के टाइम पर क्या है? आज के टाइम पर तुम 2000 का नोट, ठीक है, या 500 का नोट या 100 का नोट या पूरी गड्डी इतनी लेकर के जाओगे आरबीआई के पास और कहोगे भैया एक काम करो, ये लो तुम्हारा पैसा और हमको दे दो गोल्ड। वो कहेगा एक काम करो, ये लो आपका पैसा और निकल लो यहाँ से। इन कन्वर्टेबल मनी अपरिवर्तनशील मुद्रा काम कर रही है। आज के टाइम पर क्या है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पर ये इंडिया ने अडॉप्ट कर रखा है, ठीक है। आरबीआई ने इसी के बेसिस पर करेंसी छापता है। इसमें क्या होता है? 115 करोड़ की आपकी क्या होती है? गोल्ड होता है, और 85 करोड़ की आपकी फॉरेन सिक्योरिटीज के बेसिस पे इतना 200 करोड़ का रिजर्व बना करके जितनी नोटें वो चाहे छाप सकता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो भैया आज के टाइम पर ये जो कन्वर्ट हो जाए वो कन्वर्टेबल पेपर मनी है, और वहां पर कहा जाएगा कि कन्वर्टेबल सिस्टम चलता है। जहां ना चेंज हो पाए, जैसे हमारी कंट्री में है, इंडिया इसका एग्जाम्पल है, तो यहाँ इनकन्वर्टेबल है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। डिपॉजिट मनी और बैंक मनी रिफर्स टू द डिपॉजिट हेल्ड विद द बैंक ऑन द बेसिस ऑफ विच चेक कुड बी ड्रॉन। बैंक मनी से तात्पर्य बैंक के पास रखी गई जमा राशि से है, जिसे चेक के आधार पर निकाला जा सकता है। आज के टाइम पर आपको पता होगा, बिजनेस में अगर आपने अकाउंट्स पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बोलो, ठीक है, कमेंट में बताना कितने लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है। आपने ड्राफ्ट जानते होगे आप, ठीक है, आप चेक जानते होगे, ठीक है। ये सब क्या है? इनके जरिए भी तो आप ट्रेड कर रहे हो ना बेटा। तो ये क्या है? डिपॉजिट मनी है। भले ही ये एक्चुअल मनी के तरीके से नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के लिए आपका बिजनेस इनसे ही चलता है। बड़े बड़े टाइम जो बिजनेस होते हैं ये चेक के बेसिस पे चलते हैं। आप उनके यहाँ कंसाइनमेंट जाता है और कंसाइनमेंट के बदले आपको जो सेंडर होता है उसके पास चेक पहुंच जाता है, उसके पास उस बैंक का चेक पहुंच जाता है कि भैया ये बैंक में लगा देना, पैसे ले लेना। तो ये भी एक तरह का क्या कर रहे हैं? आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बेसिस पे आपको पता होगा 3 महीने का बिल लिख दो मुझे, 3 महीने का बिल लिख दो, 2 महीने का बिल लिख दो। 2 महीने के लिए आप पेमेंट के लिए शांत हो जा रहे हो। कैसे शांत हो जा रहे हो भाई? आपको भरोसा है ना कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होगा, मेरा डिस्काउंटेड कराने के बाद पैसे मिल जाएंगे। तो ये डिपॉजिट मनी वो मनी हो जो एक्चुअल मनी की तरह तो नहीं दिखती है, लेकिन मनी का काम कर जा रही है, जैसे हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्राफ्ट और चेक हो गए। आई होप कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर समझ में आया। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, आपको थोड़ा सा भी समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में पार्ट 2। ठीक है, यहाँ मैंने साफ साफ मेंशन किया, वेट फॉर पार्ट 2। हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कि मनी सप्लाई के बारे में, बेसिकली मनी सप्लाई क्या होती है, कैसे मनी सप्लाई को मेजर किया जाता है, जिसके अंदर हम M1, M2, M3, M4 के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।